आर डूइंग रोटेशनल काइनेमेटिक्स, राइट। तो उसके अंदर तुमको कुछ वो बताता हूँ चीजें। एक चीज होती है स्लिपिंग, ये हमने उसके अंदर भी किया था ना, फ्रिक्शन में भी किया था। और एक हमारे पास में चीज आती है जिसको हम बोलते हैं नॉट स्लिपिंग। जब भी स्लिपिंग की बात करेंगे तो मतलब देयर हैज टू बी टू सरफेसेस। अगर एक सिंगल सरफेस है तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तो स्लिपिंग का मतलब क्या होता है बताओ। जैसे ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉक्स को रखा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के रिलेटिव बीच, मोशन रहेगा। यस, जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है ना दोनों, तो हम बोलेंगे कि स्लिपिंग का मतलब क्या होता है कि रिलेटिव मोशन, या फिर बोल सकते हो ना रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो होगा ही। अगर मैं इसको जूम करके देखूं सपोज, तो ये हमारे पास है सरफेस है, ये मेरे पास में ब्लॉक। अगर ये दोनों कांटेक्ट में होंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये इनके कांटेक्ट वाले पॉइंट है। सपोज ऊपर वाले पॉइंट का वेलोसिटी सपोज v1 है, और नीचे वाले पॉइंट का वेलोसिटी भी कितना है, v1। तो इनका रिलेटिव मोशन कितना हो गया, 0, राइट। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं नो स्लिपिंग। तो यहाँ पे स्लिपिंग कर दिया क्या, तो स्लिपिंग के अंदर मैं बोल देता हूँ कि इसको ना v2 बोल देते हैं, v2। तो अगर दोनों पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लिप कर रहा है। तो ये जो चीज है इसको हम बोल देते हैं स्लिपिंग। इसकी बात करो, इसमें क्या आएगा। सपोज मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। इसका वेलोसिटी भी सपोज v1 है, इसका वेलोसिटी भी सपोज v1 है। अब बताओ ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, इनके बारे में क्या बोल सकते हैं। इनका रिलेटिव मोशन 0 है। भाई इनका रिलेटिव मोशन 0 है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कितना है, 0। तो हम बोलेंगे कि नो रिलेटिव मोशन। नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो नो स्लिपिंग। ये स्लिपिंग नहीं है। लेकिन अगर इसी ब्लॉक में बोलूं ग्राउंड के साथ में क्या हो रहा है, स्लिपिंग हो रहा है। हाँ हाँ, तो इस चीज को हम काइनेमेटिक्स के अंदर कैसे काम में लेंगे, तो थोड़ा सा एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज तुम्हारे पास में एक मास है, ये सपोज ये तुमको दिया हुआ है सॉलिड एंड सिलेंडर दिया हुआ है। इस सॉलिड सिलेंडर को अगर मैं सेंटर ऑफ मास से हैंग कर दूं, ऐसे हैंग कर दिया, तो बताओ क्या होगा। आप क्या ये सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में रहेगा। सर, मतलब कौन से पॉइंट्स हैं? सेंटर ऑफ मास से इसको वो किया है मैंने, तुमको एक बार मैंने जैसे बताया था ना। सिलेंडर है तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? अरे ऐसे हॉरिजॉन्टली है, मतलब कि ये ओके सर, समझ गए। इनटू द प्लेन जा रहा है। हाँ, डिस्क बोल दो, चलो एक ही बात है। ओके। तो तुमको एक चीज मैंने बताई थी कि अगर तुम्हारी जो स्ट्रिंग है वो सेंटर ऑफ मास वाली लाइन से पास हो रहा है तो तुम्हारे पास में इक्विलिब्रियम आता है। तो इसके अंदर बोल दोगे यहाँ पे mg फोर्स और यहाँ पे टेंशन, तो ये हमारे पास में इक्विलिब्रियम है। अगर इसी सिलेंडर को सपोज स्ट्रिंग से मैंने रैप कर दिया, जैसे अपने वो होते थे ना पतंग उड़ाई है किसी ने, तो वो चरखी होती है जिसके अंदर पूरा धागा होता है,
ये वो मांझा। Yes. मांझा, हाँ मांझा। तो इसको मैंने ऐसे हैंग कर दिया। अब बताओ क्या तुम्हारा जो वो सिलेंडर है वो स्टेशनरी रह सकता है? नहीं. नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स लगेगा टेंशन, यहाँ पे टी, यहाँ पे तुम्हारे पास में लगेगा mg। किसी ऑब्जेक्ट पे दो ही फोर्स लग रहे हैं और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कैसी अलग अलग है। देखो एक, ये दोनों सेम नहीं है ना, तो मतलब कि सिस्टम के अंदर टॉर्क विल नॉट बी इक्वल टू 0। सपोज मैं इस पॉइंट के ऊपर बैठ गया, तो जो हमारा mg फोर्स था उसका टॉर्क कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन जो हमारा ये जो लगेगा टेंशन लगेगा उसका टॉर्क तो आएगा। तो मतलब सिस्टम पे रिजल्टेंट टॉर्क विल नॉट बी 0, मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन तो आएगा। अब एक कॉमन सेंस लगा के देख लो, बताओ कि ये जो सिलेंडर है इसका जो है रोलिंग होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. भाई सिंपल सी बात है ना, ये ऐसे आएगा, यहाँ की तरफ ही आएगा ये। ओके, अब मैंने इसके अंदर दे दिया सपोज नो स्लीपिंग एट नो स्लीपिंग एनीवेयर कर दिया, और हमको क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है, फाइंड करना है कि भाई हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होंगे और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगा। तो उसको एनालाइज करते हैं। ये थोड़ा एनएलएम से अपने डिफरेंट है। तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास में सिलेंडर, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? दूसरी सरफेस स्ट्रिंग है क्या? हाँ स्ट्रिंग है वो। स्ट्रिंग को कौन लपेटा हुआ है ना, जैसे कि उसके अंदर होता है मंजा होता है जैसे, इस टाइप से। तो ये मेरे पास में सिलेंडर, यहाँ पे हमारे पास फोर्स लगेगा mg। सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया c, अपना सेंटर ऑफ मास। और एक हमारे पास में लग रहा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, वो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, ऊपर फोर्स लग रहा है t। बस इतने ही फोर्स है या और कोई फोर्स है? बस इतना. बस। तो दोनों ही फोर्स हमारे वर्टिकल में है, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हमारा वर्टिकल में होगा। सपोज सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो मैंने अज्यूम कर लिया नीचे की तरफ, इसको मैंने बोला ACOM या फिर AC बोल देते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? mg माइनस टी, किसी भी सिस्टम पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स mg माइनस टी इज द टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सही है? Yes. ओके। अब हमको अल्फा वाली इक्वेशन लिखनी है, तो कौन से पॉइंट के अबाउट में लें टॉर्क? बताओ। COM. हाँ COM वाला सब। Center क्यों? of mass. सपोज उसको मैंने C बोला, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया A, तो why can't I take torque about A? मैं A के अबाउट भी ले सकता हूँ, मैं C के अबाउट भी ले सकता मोमेंट हूँ। ऑफ इनर्शिया फाइंड A. करना मैं है। नहीं, मैं इस पॉइंट इसके अबाउट भी ले सकता हूँ। आई कैन टेक टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। हम देखेंगे सबसे सिंप्लीफाई वाला पॉइंट कौन सा, और सबसे अच्छा पॉइंट होता है एक ऐसा पॉइंट या तो जिसका एक्सेलरेशन 0 हो या फिर सेंटर ऑफ मास। क्यों सेंटर ऑफ मास और स्टेशनरी पॉइंट ही क्यों? तो pseudo force नहीं लगाना पड़ेगा. सूडो फोर्स। सपोज अगर मैंने किसी पॉइंट के अबाउट में लिया और उस पॉइंट का एक्सेलरेशन है, तो उस पॉइंट के रेफरेंस फ्रेम में अगर सॉल्व करूंगा तो सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही ले रहा हूं तो जो सूडो फोर्स लगेगा वो सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा और उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो अब मैंने लिया टॉर्क अबाउट C, तो टॉर्क अबाउट C को आएगा टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क सर ऑफ। अब भी आपने सूडो फोर्स के बारे में क्या बताया वो बताओगे वापस? भाई अगर तुमने किसी एक्सेलरेटिंग पॉइंट के अबाउट में टॉर्क लिया, सपोज तुमने पॉइंट जो ये है ना P, इसको ले लिया, तो अगर तुम इसके अबाउट में इक्वेशन लिखोगे तो फिर एक है सूडो फोर्स पे लगाओगे ना, बिकॉज पॉइंट P इज एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो एक अच्छी बात है ना, क्यों फालतू में तो वो लेना, झंझट लेना है। तो हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लिया।
ठीक है, अगर सूडो फोर्स भी लगेगा तो सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा, लेकिन उसका कितना बन जाएगा टॉर्क, 0, क्योंकि वो तो उसी पॉइंट से पास हुआ है। तो ये मैंने लिखा, तो ये बन गया 0। इसका टॉर्क कितना आएगा टेंशन का, इसका डिस्टेंस कितना है टेंशन का यहाँ से, r, तो t इंटू r। ये क्या हो जाना चाहिए, I अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। अब बताओ, तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट है दैट इज सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो t इंटू r इक्वल टू mr²/2 सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू अल्फा। तो ये हमारे पास में इक्वेशन 1, ये हमारे पास में इक्वेशन 2। हमारे पास कितनी इक्वेशन 2, हमारे पास कितने वेरिएबल, t, अल्फा एंड ac, 3 वेरिएबल। थर्ड इक्वेशन हमारे पास आती है कंस्ट्रेंट से, जैसे एनएलएम में करते थे। यहाँ हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है बताओ, नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग, जब भी स्लिपिंग की बात करते हैं तो वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका, स्ट्रिंग का और सिलेंडर का। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा कांटेक्ट में है, इसका पॉइंट ए और इसका पॉइंट ए डैश, ये दोनों कांटेक्ट में है। इस पॉइंट को मैंने यहां से ऊपर से बांधा हुआ है। तो बताओ व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, जो स्ट्रिंग वाला पॉइंट है, 0, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, है ना, वो तो नीचे आ नहीं सकता। अब मैं बात करता हूं ए डैश की, एक्सेलरेशन ऑफ ए डैश। तो पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर कोई इंसान बैठा है तो उसके रेफरेंस फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पॉइंट ए का एक्सेलरेशन कैसा होगा, ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका एक्सेलरेशन यहां की तरफ होगा अल्फा इंटू आर होगा। देखो डायग्राम में इसका ऐसा आ रहा है ना टॉर्क। और अगर मुझे ग्राउंड फ्रेम में निकालना है तो सेंटर ऑफ मास का मैंने एक्सेलरेशन इसके अंदर, इसको मैं ऐड कर दिया वेक्टरली, ठीक है। हाँ भाई क्लियर। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पॉइंट ए डैश का जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ आएगा अल्फा इंटू आर, और सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन था उसको अपने वेक्टरली ऐड कर दिया, तो ये बन गया ग्राउंड फ्रेम में। तो ये कितना बन जाएगा, एक ऊपर है एक नीचे है, तो बन जाएगा ए सी माइनस अल्फा आर। अब मैं लगाऊंगा कंस्ट्रेंट नो स्लिपिंग, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए सी माइनस अल्फा आर शुड बी इक्वल टू 0, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो ये मेरे पास में इक्वेशन 3। अब मेरे पास इक्वेशन भी 3 है, वेरिएबल भी 3 है, सॉल्व करो बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ बताओ बताओ। तो अल्फा आर इक्वल टू ए, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपना टेंशन का वैल्यू बन जाएगा m, और आर अल्फा मेरे पास बन जाएगा ए सी बाई 2। अब इसको मैं कर दूंगा पुट इन 1, क्या बन जाएगा एम जी माइनस टी, एम जी माइनस टी का वैल्यू है एम ए सी बाई 2 इक्वल टू एम ए सी, तो 3/3, तो 2g/3। इतना आया। यस सर। यस। तो इस टाइप से हमारे पास में आएंगे क्वेश्चन या रोलिंग वाले। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर हमारे पास में एक सिंगल ऑब्जेक्ट था बस। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने चेंज कर दिया, ये कभी है ना रिंग भी हो सकता है, स्फेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमारा जो भी चेंज आएगा वो इसके अंदर आएगा, आई अबाउट सी वाला। तो हर ऑब्जेक्ट
ऐसा होता है किसी रिंग को रखोगे तो उसका एक्सेलरेशन होगा अलग आएगा, स्फेयर को रखोगे उसका अलग आएगा, होलो होगा तो भी अलग आएगा और सॉलिड होगा तो भी अलग आएगा। सबके लिए आंसर हमारे पास में अलग अलग आएगा। ठीक है, कूल। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ। सपोज ये मेरे पास है ना पुली है, मासलेस पुली। ठीक है, इसमें यहां की तरफ एक मास रखा हुआ है m, ठीक है, और इसके ऊपर से यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है सिलेंडर को, ये वाला सिलेंडर, और इसको ऐसे रखा हुआ है। इसका मास भी m, इसका रेडियस r। सॉलिड सिलेंडर। बताओ फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास। चलो करो, कॉन्सेप्ट वो वही है जो अभी तुमको बताया है। क्या पूरे के पूरे स्ट्रिंग के अंदर अपना टेंशन सेम रहेगा? हाँ, क्यों सेम क्यों रहेगा टेंशन? मासलेस है। मासलेस। देखो तुम एक काम करो, उसको अलग अलग अपने अज्यूम कर लो। ये यहाँ पे इसको हिंज किया हुआ है। सपोज इस पॉइंट पे टेंशन लग रहा है T1, इस पॉइंट पे टेंशन लग रहा है T2। ये इसका सेंटर ऑफ मास, यहाँ तुम बैठ गए। अब इस पॉइंट के अबाउट में निकालते हैं टॉर्क O। तो टॉर्क अबाउट O क्या आएगा? T2 इंटू R, है ना, नीचे की तरफ। और इसका कहाँ की तरफ आएगा? यहाँ की तरफ। तो माइनस T1 इंटू R, और दिस शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? I अल्फा, I इंटू अल्फा। अगर इसका मास ही 0 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना बन जाएगा? 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? T1 इक्वल टू T2। लेकिन अगर ये डिस्क जो भी तुम्हारा पुली है ये मासलेस नहीं होती, सपोज इसके अंदर भी मास होता, तो दोनों तरफ का टेंशन सेम नहीं होता। फाइन। यस सर। आप ये वापस से बताओ। अरे भाई अगर इस यहाँ पे देखो, डायग्राम में देखो, पुली के लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है T1, राइट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है T2। सपोज मैं पुली के सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया यहाँ पे, और मैं इसके अबाउट में लिख रहा हूँ इसका टॉर्क। तो ये जो फोर्स है T2 वाला, ये तो ट्राई करेगा इसको क्लॉकवाइज है ना रोटेट कराने का, और जो है T1 है वो ट्राई करेगा एंटी क्लॉकवाइज का, है ना। यस सर। लेकिन हमें पता है कि इस पुली का मास 0 है। मास 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0 है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है तो टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम हैज टू बी 0। तो उसको इक्वल टू 0 कर दिया, मेरे पास क्या बन गया? T1 इक्वल टू T2। मतलब पुली के दोनों तरफ का जो टेंशन है वो सेम रहना चाहिए। लेकिन इफ रोप में कुछ मास होगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रोप का मास होगा तो उस स्ट्रिंग टाइम तो अलग मास। होगा ही होगा। अगर रोप का मास होगा फिर तो अलग होना ही पड़ेगा।
क्योंकि फिर तो उसका भी एक्सेलरेशन होगा ना, रोप का भी। हाँ If pulley is massive, then T1 not equal to T2। इसको याद रखना। चलो पहले बताओ यहाँ पे क्या होगा। बैक टू क्वेश्चन। सर मास सेम है ना दोनों का? हाँ मास सेम। अरे इक्वेशन तो बताओ आदित्य। आदित्य, अथर्व, यस सर। हाँ इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। तो सबसे पहले एफबीडी बनाओ। तो एक इस साइड वाला जो मेरा ब्लॉक है, ये सिंपल ब्लॉक है, ठीक है। इसके ऊपर तो ऊपर फोर्स लगेगा टी, नीचे mg, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन भी सेम रहेगी। ओके इसमें आओ, इस वाले ऑब्जेक्ट में, दूसरे वाले में। ये मेरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट कैन रोल। तो ये लो, इसके ऊपर एक तो यहाँ लग रहा है, यहाँ पे क्या लगेगा टी, और यहाँ क्या लगेगा mg। तो ऑब्जेक्ट 2 will roll because line of action of both the forces are not same, right? देखो ना, अलग अलग है दोनों की लाइन ऑफ एक्शन। तो पूरे सिस्टम का किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क आएगा ही। अगर टॉर्क आएगा तो अल्फा भी आएगा, अल्फा आएगा तो ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट करेगा। अब अपने इक्वेशन लिखते हैं, बताओ क्या इक्वेशन आएगी। तो पहले वाले के लिए ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, बताओ ऊपर लेके जाना नीचे लेके आना। हाँ अरे बताओ। ब्लॉक नीचे आएगा ना? चलो मान लो नीचे है, और वैसे भी एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, जहां तुम्हारा मन करे मान लो, अपने हाँ आप आएगा प्लस माइनस। तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि ये वाला जो मेरा ब्लॉक है ये नीचे आ रहा है, और इसका एक्सेलरेशन है वो सपोज मैंने बोल दिया a1। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसके लिए, mg minus t a ma1। mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू a1, इक्वेशन 1। फाइन। अब बात करते हैं फॉर बी। बी के लिए
ये इसका सेंटर ऑफ मास है। देखो इसके अंदर प्योर कहते ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, तो पहले मैं सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन लिखूंगा। तो पहली बनेगी mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू a2। ये इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ a2, ठीक है। और फिर तुम लिखोगे इस पॉइंट के अबाउट में इसका टॉर्क। सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया O, तो मैंने लिखा टॉर्क अबाउट पॉइंट O। क्या आएगा टॉर्क? किसका आएगा? हाँ, TR T इंटू आर इक्वल टू क्या बन जाएगा? आई अल्फा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। क्या इस क्वेश्चन के अंदर मैं पॉइंट ए के अबाउट एन लिख सकता हूँ टॉर्क, या फिर इस पॉइंट को कुछ बोल दो, पी बोल दो? क्या पॉइंट पी के अबाउट में लिखा जा सकता है टॉर्क? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं हाँ, सर, लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉइंट पी का एक्सेलरेशन है। अगर तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग वाला, ये ऊपर जाएगा ना। तो पॉइंट पी का एक्सेलरेशन है, तो अगर एक्सेलरेशन है तो यू हैव टू राइट डाउन द सूडो फोर्स। फिर सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन लिखोगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है वो अच्छा ऑप्शन हमेशा है। ओके, तो ये हमारे पास में इक्वेशन 2, ये हमारे पास में इक्वेशन 3। अब देखो कितने वेरिएबल है मेरे पास में। सर इक्वेशन 3 कहाँ से लाए? अबे और टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट में टॉर्क। ओके हाँ सर। अब हमारे पास है वेरिएबल कितने? A1, A2, अल्फा एंड T, 4। अब हमको इक्वेशन लेके आनी है फोर्थ वाली। वो कहां से आएगी? फोर्थ इक्वेशन हमारे पास आई कंस्ट्रेंट्स है। और क्या है कंस्ट्रेंट? नो स्लिपिंग। यहां होएगी, ये जो है ना, ये है मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग बनाया डायग्राम में। तो पहले तो इस पॉइंट को लिखा, ये है पॉइंट पी। बताओ पॉइंट पी का एक्सेलरेशन कहां की तरफ होगा, ऊपर या नीचे? पॉइंट पी यहाँ पे है डायग्राम में। ऊपर को होगा। पॉइंट पी ये वाला पॉइंट है स्ट्रिंग वाला। भाई ये ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो ये वाला पॉइंट तो ऊपर जाएगा ना, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन अगर A1 है तो उसका भी ऊपर की तरफ क्या होगा? A1। तो देखो कहाँ गया। तो पॉइंट P जो है इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है A1। पॉइंट P के साथ में ये कांटेक्ट में है मेरे पास में ये सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पॉइंट का एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ आएगा? अल्फा इंटू आर। इसका अल्फा ये आ रहा है ना, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ऊपर की तरफ तो आया अल्फा इंटू आर। सर और हाँ अच्छा, नहीं आपकी आवाज नहीं आई। ठीक है। और नीचे की तरफ मेरे पास में क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। मैंने वेक्टरली ऐड कर दिया। तो इस पॉइंट का जो है ना रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा वो ऊपर की तरफ कितना होना चाहिए? A1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? A1 शुड बी इक्वल टू अल्फा आर माइनस A2। ये मेरे पास में इक्वेशन 4। अब मेरे पास में 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है। सॉल्व करो तो बताओ आंसर क्या आएगा। मुझे आंसर बताओ। A1, A2 और टेंशन कि क्या होंगे आंसर। चलो सॉल्व करो। सर हाँ सर आपने बोला कि पी में हम लोग टॉर्क में ले सकते हैं क्योंकि इधर फोर्स आपका है, तो सी नहीं, पॉइंट पी का एक्सेलरेशन है, तो अगर पॉइंट पी का एक्सेलरेशन है तो मैं उसके अबाउट में अगर टॉर्क लिखूंगा तो सूडो फोर्स का टॉर्क भी आएगा ना। सर सेंटर ऑफ मास पर भी तो एक्सेलरेशन है। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सूडो फोर्स लगाऊंगा तो कहां लगाऊंगा सूडो फोर्स? सेंटर ऑफ मास पे। और जो फोर्स सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है उसका कितना टॉर्क आएगा? 0।
हाँ सर समझ। तो इसलिए उसका कोई इक्वेशन में रोल नहीं होता। सर अल्फा नोन होगा? हाँ, अल्फा नोन होगा क्या? क्या होगा अल्फा? अल्फा पता होगा क्या हमें? क्यों नहीं ना, सॉल्व करो ना, इक्वेशन से आएगा अल्फा भी। तो पहले इनकी वैल्यू तो बताओ क्या होगी। A1 A2 टेंशन। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तुम एक बात तो बोल सकते हो कि A1 इक्वल टू A2 होगा, सर A1 और A2 G/2 सेम के होंगे। बराबर और T क्या mg/2। क्या होगा? सर A1 is equal to A2 which is equal to G/2 आया। G/2 या फिर और 3G/2? नहीं सर नहीं देख नहीं, एक सेकेंड। 2G/3। हाँ, कितना आएगा? अभी सॉल्व करो। सर G/2 आ रहा है। सर G/2 आया? हाँ चलो ठीक है, तो ये भी G/2, ये भी G/2। टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? mg/2 mg/2। और हमारे पास में अल्फा क्या बन जाएगा फिर? G/r G बाई r। ये हमारे पास में चारों चीजें आ गई। तो इसी टाइप से होता रहेगा ये सब कुछ। ठीक है, अब देखो, चलो और करते हैं। सपोज हमारे पास में कुछ ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक बड़ी डिस्क है और एक छोटी डिस्क है, और इसको यहाँ के ऊपर फिक्स किया हुआ है हमने कुछ ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट फिक्स है। ये यहाँ की तरफ एक मास हैंग किया हुआ है कैपिटल M, और एक मास मैंने यहाँ हैंग किया हुआ है स्मॉल m। ठीक है, इसका तुमको दिया हुआ है रेडियस r, इसका रेडियस दिया हुआ है 2r, और ये पॉइंट है O, और I अबाउट O, ये तो है ना जो तुम्हारा पुली है, ये तुमको दिया हुआ है I। तो पार्ट 1, फाइंड रेशियो ऑफ कैपिटल M टू स्मॉल m फॉर इक्विलिब्रियम। अगर मुझे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो M1 दो कैपिटल M और स्मॉल m का रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर पार्ट 2, इफ कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m देन एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक क्या होगा। चलो सॉल्व करो। तो सबसे पहले तो ये अपना इक्विलिब्रियम वाला निकालो। कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो
सिस्टम पे रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट टॉर्क हैज टू बी 0। So 1:2 है। हाँ 1:2। 1:2। चलो देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बोला गया है, देखो अगर ये जो मास है, ये वाला मास, अगर ये मास मेरा इक्विलिब्रियम में है तो इस वाले स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन होएगा? कैपिटल एम जी। अगर ये वाला भी स्टेशनरी है तो इस वाले स्ट्रिंग में कितना टेंशन होएगा? स्मॉल एम जी। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर बैठ गया, इसके सेंटर ऑफ मास के, तो मैं बोलूंगा कि टॉर्क अबाउट ओ हैज टू बी 0। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अल्फा 0 होना चाहिए ना। हाँ भाई। हाँ अब बताओ आगे। ये जो है, अब ये जो स्मॉल एम जी वाला है, इसका जो आएगा टॉर्क वो तो आएगा अपने पास क्लॉकवाइज, और यहाँ वाले का कैसा आएगा? अपना एंटी क्लॉकवाइज। तो उन हाँ दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? कैपिटल एम जी इंटू इसका कितना डिस्टेंस है? 2r शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम जी इंटू आर। तो क्या बन जाएगा? कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास रेशो होना चाहिए कि स्मॉल एम को डबल होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने तुमको ये दे दिया कि सपोज कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, और तुमको इसका वो दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है डिस्क का पहले से, सेंटर के अबाउट। अब लिखो। इक्वेशन वही है पहले वाली। हाँ भाई आंसर बताओ। ओम। तो ये हमारे पास में ये है डिस्क है, इसको हैंग किया हुआ है।
इसका मोशन कैसा होगा? डिस्क का मोशन कैसा होगा भाई? सर्कुलर। सर्कुलर नहीं बोलते हैं उसको, बोलते हैं प्योर रोटेशन, मतलब एक Pure फिक्स पॉइंट के rotational. अबाउट में, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास को तो मैंने स्ट्रिंग से बांधा हुआ है ऊपर, तो सेंटर ऑफ मास का तो होगा नहीं मोमेंट, ठीक है। तो डिस्क का प्योर एंड रोटेशन होगा। देखो यहाँ पे भी एक मास हैंग किया हुआ है m, और यहाँ पे भी एक मास हैंग किया हुआ है m। अब बताओ कहाँ की तरफ रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? पॉसिबिलिटी सर एंटी क्लॉकवाइज। सर Sir, anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये जो मास m है इसका ज्यादा आएगा ना टॉर्क, इसका इसका- डिस्टेंस ज्यादा हाँ है, सर, ठीक टॉर्क है। ज्यादा। हाँ तो ये लो, इसका यहाँ की तरफ सपोज मेरे पास में ले लिया मैंने, कहते मैं अल्फा ले लिया, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 2r, तो ये जो पॉइंट आएगा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे की तरफ, अल्फा इंटू 2r। अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा इंटू 2r है तो इस पॉइंट का भी कितना होगा नीचे की तरफ, अल्फा इंटू 2r, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। वैसे ही अब इसकी बात करते हैं, ये अगर यूं घूम रहा है तो ये जो पॉइंट है इसका क्या होगा एक्सेलरेशन, ये ऐसे घूमेगा तो इसका ऊपर की तरफ आएगा अल्फा इंटू आर, तो इसका भी कहाँ की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ अल्फा इंटू आर। दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन में अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों का जो रेडियस है वो अलग अलग है। आपको बताओ अब यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, देखो यहाँ पे क्या लग रहा होगा mg, क्या उनमें इक्वल टेंशन होगा दोनों में, No, sir. नहीं दोनों में अलग अलग टेंशन। तो यहाँ पे अज्यूम करोगे T1, यहाँ पे अज्यूम करोगे T2, तो पहले वाला ब्लॉक क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, mg माइनस T1 इक्वल टू m इंटू क्या एक्सेलरेशन, अल्फा इंटू 2r। उसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो ऊपर जा रहा है, तो T2 माइनस mg इक्वल टू m इंटू अल्फा इंटू आर। अब हमको अल्फा की इक्वेशन लेके आनी है, तो अल्फा की इक्वेशन के लिए मैं इसके सेंटर पे बैठ गया, डिस्क के सेंटर पे, और उसके अबाउट में हमने लिखा टॉर्क। अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लगेगा ना T1, तो T1 इंटू 2r, और ये वाला उसको अपोज करेगा माइनस T2 इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 कर लोगे आप? सर इसमें कंस्ट्रेंट नहीं लगा ना? हो गया ना कंस्ट्रेंट, अल्फा इंटू आर, ये वाला कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसी का एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा इंटू 2r। भाई देखो ना, ये हमारे पास है डिस्क है, इसके पास में ये हमारे पास में रोप है, अगर ये मान लो मतलब ऐसे घूम रहा है अल्फा से, तो ये जो पॉइंट आएगा इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ कितना होगा, अल्फा इंटू आर। तो ये जो पॉइंट है इसका भी यहाँ की तरफ कितना होना चाहिए, अल्फा इंटू आर। तो अगर मैं इस वाले डायग्राम में देखोगे तो यहाँ से अगर डिस्टेंस कितना था 2r, तो यहाँ भी कितना बन जाएगा 2r, यहाँ भी कितना बन जाएगा 2r। तो हर जगह वही है, सेम चीज। कर लोगे? हाँ सर। बस तो मैं ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं इसके अंदर। चलो और करते हैं। अब सपोज जो है पुली है उसके अंदर मास, ये हमारे पास एक पुली है जिसको हैंग किया हुआ है और इसके बारे में कुछ दिया हुआ है तुमको, इसका ये तो दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये दिया हुआ है रेडियस r, ठीक है। इसके ऊपर से ये आ रहा है,
एक मास यहाँ पे m और ये स्मॉल m। बताओ what is the acceleration of each block and acceleration of each block। क्या दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन सेम होंगे? हाँ या ना? हाँ भाई, स्मॉल स्मॉल m जितना आएगा कैपिटल M को उतना ही ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। वेरी गुड। ओके, क्या दोनों तरफ स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा क्या वो सेम होगा? हाँ, यस हाँ, वो सेम होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। नहीं होगा। अबे उसका मास वाले है इन्वेंटेशन ना क्या दिया पूरे। हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि नो स्लीपिंग एनीवेयर, नो स्लीपिंग एनीवेयर। ठीक नहीं है, हो। तो देखो, तो इस सपोज ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इसमें ऊपर लग रहा है टी, नीचे ये, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगी? एम जी, नहीं उल्टा ले गए यार, इसको ऊपर ले जाते हैं ना। तो इक्वेशन बन जाएगी टी माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए। और इसके लिए क्या बन जाएगी? इसको सपोज बोल दिया T1, इसमें क्या लगेगा? T2। तो ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आएगा, तो कैपिटल एम जी माइनस T2 इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब क्या करोगे? अब लगाएंगे कंस्ट्रेंट। पुली की बात करते हैं। ये हमारे पास के ये है पुली, सेंटर ऑफ मास इसका फिक्स है, तो इसका ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं हो सकता। इसमें एक यहां बांधा हुआ है मैंने स्ट्रिंग, एक यहां बांधा हुआ है स्ट्रिंग। यहाँ पे फोर्स लग रहा है T1, यहाँ पे फोर्स लग रहा है T2। अब बताओ, अगर M2 को नीचे, कैपिटल M को नीचे आना है, स्मॉल m को ऊपर जाना है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क, या फिर जो भी पुली है? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अभी ऑब्वियस सी बात है ना यार, इसको नीचे आना है तो इसको ऐसे ही घूमना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तभी तो इस साइड वाला नीचे आएगा। ओके, दोनों तरफ का जो है डिस्टेंस है दैट इज r, ये भी r। तो अगर यहाँ की तरफ घूम रहा है तो इसका जो अल्फा है वो भी यहाँ की तरफ ही होना चाहिए ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इस पॉइंट को O बोल दिया, तो टॉर्क अबाउट O क्या आएगा? T2r माइनस T1r, क्योंकि अपोज कर रहा है ना, इक्वल टू I इंटू अल्फा। ये इक्वेशन 3। अब आगे आओ, अब क्या करेंगे? सर नो स्लिपिंग वाला कंस्ट्रेंट लगाएंगे। नो स्लिपिंग, ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों कांटेक्ट में है। ये पॉइंट अगर ये अल्फा से घूम रही है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? नीचे की तरफ, अल्फा इंटू। अल्फा। तो ये जो पॉइंट है इसका भी क्या होना चाहिए? नीचे की तरफ, अल्फा इंटू आर। और वो क्या है? वो है मेरे पास में ए। देखो ना, ये जो स्ट्रिंग है कितना नीचे आ रही है? ए से। तो मैं लिख दूंगा कि अल्फा आर शुड बी इक्वल टू। वैसे ही यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना हो रहा है? अल्फा इंटू आर। तो अल्फा आर शुड बी इक्वल टू ए। ये हमारे पास में इक्वेशन 4 बन गया। अब सारी चीजों को इक्वेशन में डाल दो, तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, तो आंसर बताओ क्या आएगा? एक्सेलरेशन क्या होगा, बस इतना बता दो।
सर एक्सेलरेशन आ रहा है कैपिटल M माइनस स्मॉल m n2 g r स्क्वायर। एक सेकंड एक्सप्रेशन आ रहा है कैप माइनस स्मॉल m अपॉन सर n2 g r स्क्वायर m प्लस पूरे का ऊपर में सर कैपिटल M क्या ऊपर माइनस में स्मॉल m होल हाँ इनटू जी आर स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m r स्क्वायर प्लस i। कैपिटल M प्लस स्मॉल m सर n2 इस पूरे का r स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इसका करके r स्क्वायर सर और फिर प्लस i। प्लस हाँ सर यही आया। ओके। अब देखो इसमें एक चीज और बताता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m g अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस i बाई आर स्क्वायर। सर ये आया था एक्चुअली, ये आएगा। अब इसको यही याद आया। करो अपने, जब हमारे पास में सिंपल वाला जो मैं एटवुड था, ये वाला यहाँ पे m1 यहाँ पर m2, तो क्या आया था एक्सेलरेशन m2 माइनस सर m1 m2 माइनस m1 अपॉन, अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस m2 into g हो जा into रहा है। g। तो ये बोलते थे हम ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, और ये था मेरे पास में टोटल मास, राइट। अब यहाँ पे जो मेरा ड्राइविंग फोर्स है वो तो उतना ही है, क्योंकि इसको भी जो ग्रेविटी है ना नीचे खींच रही है, इसको भी अब ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो अपनी तरफ है ना ले जाएगा। तो ये लो अपना ड्राइविंग फोर्स तो उतना ही है, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी। लेकिन पहले यही है, और यहाँ पे क्या आता था टोटल मास ना, तो देखो टोटल मास के अंदर m1 और m2 तो आना ही था, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन करते थे उसमें जो ये जो होती थी पुल, ये मासलेस होती थी, तो इसका मास आता ही नहीं था। अब ये क्या बन गया, आई बाई आर स्क्वायर को डायमेंशनली अगर देखो तो क्या बन गया, पुली का मास बन मास। गया ना। सर मास यस, ही बन जाएगा। तो ये उसका इफेक्टिव मास है जो कि एक्सेलरेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। क्यों, ये इसको बोल सकते हैं रोटेशनल मास, कि एक ऐसा इनर्शिया है जो कि रोटेशन की वजह से हमारे फोर्स को इम्पैक्ट कर रहा है। तो फॉर्मूला ये याद रखने में आसानी है ना भाई, हमको इतना फॉर्मूला तो याद ही था ये वाला, तो उसके अंदर हमने यहाँ पे मतलब जो पुली का जो था अपना इफेक्टिव चीज उसको ऐड और यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे कुछ कुछ हिंट्स बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा क्वेश्चन तो उसके बिना भी हो जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन और करके बताओ मुझे। तुम्हारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक ये बना हुआ है रूफ, इसके ऊपर दो हैं पुली, एक पुली यहाँ लगा रखी है छोटी, एक पुली यहाँ लगा रखी है बड़ी, और बड़े वाली पुली के ऊपर बहुत सारा वो बांधा हुआ है ना थ्रेड, ठीक है। और वो जो थ्रेड है वो ऐसे घूमता घूमता इसके ऊपर से आ रहा है और फिर यहाँ पे एक मास हैंग किया हुआ है, मास इसमें है 2 kg, ठीक है। स्ट्रिंग इज रैप्ड ऑन ए व्हील ऑफ फर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस, ये जो है तुम्हारे पास में इसका तुमको दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 0.2 kg मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट, ठीक है। और इसका जो जो रेडियस दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, ओके। string is wrapped around a moment of inertia this and this goes through a light pulley, ये जो पुली है ये हमारे पास में लाइट है, इसका मतलब क्या हुआ लाइट का, उसका मास 0 है, ठीक है। तो नहीं, चलो इसको थोड़ा सा चेंज करो। देयर आर 2 केसेस, दो केस बना देते हैं।
इसको बोल दिया P2। केस 1, P2 इज मासलेस। तो हमें पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा। फिर हमारे पास में आएगा केस 2, जो ये जो है ना तुम्हारे पास है पुली 2, इसका भी ये मासलेस नहीं, ठीक है। इसका तुमको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, और जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तुमको दिया हुआ है 0.1 kg मीटर स्क्वायर। तो इस केस के अंदर भी निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। चलो करो। सर पहले केस में एक्सेलरेशन g/11 आ रहा है। G/11, ओके। बाकी लोग कैसे, क्या इक्वेशन क्या लिखा? सर पहले P2 के केस में जो इक्वेशन पहले ट्रांसलेशनल के लिए लिखा mg - t = ma। एक फिर सेकंड रुको रुको P1 वाले, ब्लॉक में रुको रुको P1 रुको रुको, अबे रुको रुको रुको। तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ कि केस 1, केस 1 का मतलब होता है कि जो पुली है वो मासलेस है, राइट। तो एक तो यहाँ पे पुली थी है बड़े वाली, एक पुली यहाँ पे है छोटे वाली, और इसके ऊपर से ये आ रहा है स्ट्रिंग, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया। सर मासलेस है तो टेंशन सेम ही रहेगा दोनों ओके, तरफ। मासलेस है तो दोनों तरफ टेंशन सेम होगा। सपोज यहाँ पे टेंशन है T, तो यहाँ भी टेंशन T और यहाँ भी टेंशन T, क्योंकि मासलेस पुली पे दोनों तरफ का टेंशन सेम होना पड़ेगा, नहीं तो
फिर हमारी इक्वेशन में बैलेंस नहीं होगी ना, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। यहाँ टेंशन टी है तो यहाँ भी टेंशन टी, ठीक है सपोज, और यहाँ पे लगेगा mg। तो ये ब्लॉक सपोज नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन a, तो इक्वेशन बन जाएगी स्मॉल mg माइनस टी इक्वल टू स्मॉल m इंटू a, इक्वेशन 1। ये तो हो गया ट्रांसलेशन वाली ब्लॉक के लिए। अब बात करते हैं बड़े वाली पुली की। बड़े वाली पुली के ऊपर अगर मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ गया और इसके अबाउट में हमने लगाया टॉर्क, तो इसके ऊपर एक ही लग रहा है टेंशन यहाँ की तरफ टी, ठीक है, और सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना हो गया r। सर आर तो टी आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हो जाएगा। तो t इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये हो गया इक्वेशन 2। अब लगाते हैं स्लिपिंग वाली कंडीशन कि अगर ये पुली अल्फा से घूमेगी, अगर सर ये तो अल्फा इंटू आर हो से जाएगा घूमेगी, एक्सेलरेशन। तो ये जो पॉइंट है इसके कांटेक्ट में, इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ होगा अल्फा इंटू आर। और जो स्ट्रिंग मैंने बांधी हुई है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है इसका एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, सबका एक्सेलरेशन क्या है नीचे की तरफ a। सर ए तो इसका यहाँ की तरफ है a, तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो मैं दूंगा a इक्वल टू अल्फा इंटू आर, इक्वेशन 3। अब मुझे सॉल्व करना है, तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगे, a तो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो mg माइनस टेंशन की वैल्यू है आई अल्फा बाई आई बाई आर इंटू अल्फा है ना, और अल्फा की वैल्यू है a बाई आर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। बस अब इसके अंदर हमको सब कुछ है ना पता ही है। तो mg इक्वल टू क्या बन जाएगा, a मैंने कॉमन ले लिया, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो a की वैल्यू बन जाएगी mg अपॉन m प्लस आई बाई। सर वो 2/22 हो जाएगा तो g/11 ही हो जाएगा। हाँ यस। अब तुम सारी वैल्यू पुट कर दो। मास दिया हुआ था 2 इंटू जी, m दिया हुआ है 2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। आई क्या है मेरे पास में 0.2, नीचे आर स्क्वायर, आर मुझे इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, लेकिन मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा 0.1। तो अपना 0.1 है उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा 0.01, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा भाई g/11। ये केस 1 जिसके अंदर जो छोटी वाली पुली थी वो मासलेस है। अब सपोज छोटे वाली पुली का भी मास है, केस 2। सर उसमें टेंशन अलग अलग रहेगा। तो उसमें टेंशन अलग अलग होगा, होना ही पड़ेगा। तो लगाते हैं, तो पहले ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये बड़े वाली पुली से, तो ये हमारे पास ये वाली पुली है बड़े वाली, इसके ऊपर यहां लग रहा है टेंशन। सपोज इसको मैंने बोल दिया T1, बस इसके ऊपर तो एक ही फोर्स लग रहा है। अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया तो इक्वेशन क्या लिखूंगा T1 इंटू R1, मान लो इसके रेडियस की वैल्यू R1, ठीक है, ये R1 I1। तो दिस शुड बी इक्वल टू I1 इंटू अल्फा 1, क्योंकि जो मेरे पास सेकंड वाली डिस्क है उसका अल्फा और कुछ आएगा, इसलिए मैंने अल्फा 1 लिखा है। तो इतना सही है पहली इक्वेशन तक भाई, सबको क्लियर। हाँ हाँ यस चलो अब छोटे वाली पुली पे आते हैं। छोटे वाली पुली पे यहाँ की तरफ तो लगेगा T1, लेकिन यहाँ की तरफ क्या लगेगा T2। कौन सा टेंशन ना बड़ा होना चाहिए भाई, मुझे पता है अल्टीमेटली ब्लॉक को तो नीचे आना है, तो इसको ऐसे ही घूमना पड़ेगा, इसको भी ऐसे घूमना पड़ेगा, इसको भी ऐसे घूमना पड़ेगा।
तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, T2R2 माइनस T1R2, इसका रेडियस शुड बी इक्वल टू I2 इंटू अल्फा 2। सही है? हाँ भाई। यस सर। अब थर्ड, सर और वो अब नो माफ कर, स्लिपिंग वाली लग जाएगी तो अल्फा 1 इंटू R1 इज इक्वल टू अल्फा 2 तो इंटू ये R2 इज ऊपर इक्वल लगेगा T2, नीचे लगेगा mg। इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, mg माइनस T2 इक्वल टू m इंटू एक्सलरेशन a। तो ये जो तीनों इक्वेशन है ये तो बन गई है लॉज ऑफ मोशन वाली इक्वेशन। अब लगाते हैं कंस्ट्रेंट। देखो ये जो पॉइंट है ये मेरा स्टेशनरी पॉइंट है, इसका सेंटर, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ कितना बन जाएगा, अल्फा 1 इंटू R1, राइट। ये जो है यहाँ का भी स्टेशनरी है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा नीचे की तरफ, अल्फा 2 इंटू R2। और ये जो है पॉइंट तुम्हारा स्ट्रिंग वाला जो इससे अटैच है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, a। तो ये तीनों एक ही स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग के सारे पॉइंट का वेलोसिटी तो सेम होना चाहिए। तो क्या लिख दोगे, अल्फा 1 R1 शुड बी इक्वल टू अल्फा 2 R2 शुड बी इक्वल टू a। ठीक है? अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, सबको सॉल्व करो और बताओ कि एक्सेलरेशन क्या आएगा। सर ब्लॉक 2 पे अल्फा 2 R2 क्यों होगा, T1 की वजह से भाई कुछ नहीं होगा। अरे होगा ना भाई, जो तुम्हारा ऊपर वाली जो डिस्क है उससे जितना स्ट्रिंग आएगा उतना ही स्ट्रिंग इससे आना चाहिए, नीचे वाली से। हाँ। तो ऊपर वाली के अल्फा में और नीचे वाली के अल्फा में रिलेशन क्या आएगा, अल्फा 1 R1 इक्वल टू अल्फा 2 R2, क्योंकि दोनों के ऊपर से सेम ही स्ट्रिंग आ रही है ना, तो और स्ट्रिंग के हर पॉइंट का स्पीड उससे तो सेम मतलब होगा। अल्फा 2 एडजस्ट हुआ उनके साथ। हाँ तो बताओ आंसर क्या आएगा।
सर G/7 आ रहा है। हाँ भाई, G/7 आया। देखो इसका इसका जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बिकम mg अपॉन m प्लस I1 अपॉन सर एक r1 सेकंड, शायद से स्क्वायर थोड़ा गलत हो गया। प्लस I2 अपॉन r2 स्क्वायर। तो मास कितना है 2 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस I1 कितना था 0.2 अपॉन 0.01 प्लस ये क्या दिया हुआ था इसका 1 और 5 सेंटीमीटर ना, तो 0.1 अपॉन 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25। सर 0.0025 आया। 0.025 ये। अब इसको सॉल्व करो। सर तो आंसर G/31 आ रहा है। G/31 तो आने दो। नहीं तो मतलब कि जो जो तुमने इक्वेशन सॉल्व की और जो ये जो नंबर मैंने लिखा है इससे आंसर सेम आ रहा है। सर अपने मेथड से तो यार एक बार इस फॉर्मूले से भी करना वापस। हाँ, इससे इसको सॉल्व करो एक बार। इससे भी G/31 ही आ रहा है। यस, तो G/31 ही आएगा, क्योंकि देखो ना इफेक्टिव मास हो गया ना ये। देखो ड्राइविंग फोर्स तो हमारा वही है, ये mg वाला ही बस है ना। तो नीचे में मैंने ऊपर क्या लिखा, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल इफेक्टिव मास। तो पहले m, तो पहले वाली जो है पुली उसका इफेक्टिव मास और दूसरे वाली पुली का इफेक्टिव मास। सिंपल, हमें कुछ करने की क्यों जरूरत ही नहीं है, इतनी इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हमको आना चाहिए ना ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अगर दोनों ही पुली मासलेस होती तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, हाँ भाई। यस सर। अब देखो मैं तुमको होमवर्क कुछ देता हूँ। तो एक तो ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं सारे क्वेश्चन तुमको फिर से करने हैं अपने आप। मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ ना एक्सरसाइज वाला, उसके अंदर तुम आना एक्सरसाइज 2 में नहीं रोटेशन विद फिक्स्ड एक्सिस, पेज नंबर ये रोटेशन अबाउट एंड फिक्स एक्सिस वाले पे आना, सेक्शन ई। सर सेक्शन आपने ई के अंदर आपने भेजा था वो एक्सरसाइज कौन 1 सा ही था? सिर्फ भेजी है ना? हाँ सर आपने सिर्फ आपने एक्सरसाइज 1 ही भेजी है ना? नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पहले भेजा था वो। जो पहले भेजा था वो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सर उसका नाम क्या है, एक बार आप बताएंगे पीडीएफ का नाम क्या? यार पीडीएफ का नाम तो वही है, आरबीडी एक्सरसाइज ओके सर। है ना। उसके अंदर सेक्शन ई, उसके अंदर है रोटेशन विद फिक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखो सारे के चीजों के अंदर हमारा जो रोटेशन हो रहा था पुली का किसी का, उसका एक्सिस फिक्स था। अब अगली क्लास में हम करेंगे जिसके अंदर एक्सिस हमारा मूव कर रहा होगा, फिर देखते हैं कैसे करना है उसमें। ठीक है, लेकिन आज जो क्वेश्चन किए हैं हमने उनको अपने आप से फिर से करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर क्या करना था वापस बताओ। बाय सर, थैंक यू सर। सेक्शन ई, ओके। रोटेशन विद फिक्स एक्सिस।